व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 2 को, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक वीडियो ऑलरेडी हमने कल अपलोड कर रखा है। उस वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट है एफडब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो पूरा का पूरा कंप्लीटेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के पहले वो वीडियो चेक करो। उसके बाद आज हमने पढ़ना है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, यानी हेनरी फ्योल का भी एक प्रिंसिपल्स का कंट्रीब्यूशन था इस चैप्टर में, जो कि टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स को मैं आज कवर कर रहा हूं। तो आज के वीडियो में ओवरऑल मैंने 7 प्रिंसिपल्स कवर किया है हेनरी फ्योल का। अब जल्दी से देखो हेनरी फ्योल के 7 प्रिंसिपल क्या, और बाकी के जो 7 प्रिंसिपल बच जाएंगे वो मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप डिटेल्स में समझो, क्या बोलता है हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला जो प्रिंसिपल दिया गया हेनरी फ्योल के द्वारा वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि ये बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी काम है उन काम को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो। Whole work should be divided into a small task and assigned to person according to their capability, qualification and experience of the person। यानी इनका कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हैं सारे काम को आप स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो, और जो भी टास्क असाइन करो किसी पर्सन को उनके कैपेबिलिटी के आधार पे, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पे और उनके एक्सपीरियंस के आधार पे। यानी जो जिस काम के लिए कैपेबल है, जिसके पास जिस काम के लिए क्वालिफिकेशन है और जिसके पास जिस काम का एक्सपीरियंस है, उस पर्सन को उसी लेवल का काम दो। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा फाइनेंस में एक्सपर्ट है, फाइनेंस में एक्सपीरियंस है, और आप उसको दे रहे हो मार्केटिंग का काम, तो क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है वो उसी काम को परफेक्टली करता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस काम को असाइन करना है। अब ये क्या फायदा होगा, इससे डिवीजन करने से क्या फायदा होगा? When a person perform a job again and again, it will become specialized and efficiency will improve। जब एक ही पर्सन को एक ही काम बार बार मिलेगा, एक ही पर्सन एक ही काम को बार बार परफॉर्म करेगा, तो वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और उसका एफिशिएंसी लेवल ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगा। यानी डिवीजन ऑफ वर्क से क्या मिला? स्पेशलाइजेशन मिला। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। Next principles given by Henry Fayol is the principle of authority and responsibility। अब देखो, principle of authority and responsibility को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि what is authority and what is responsibility। देखो, authority का मतलब होता है the power to take decision making, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन के पास जो पावर डिसीजन मेकिंग का होता है उस पावर को ही हम लोग बोलते हैं अथॉरिटी। यानी कोई भी डिसीजन लेने का जो पावर होता है उसको अथॉरिटी बोलते हैं। और रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? द ऑब्लिगेशन व्हिच इज फुलफिल्ड बाय एनी पर्सन। यानी किसी पर्सन को जो ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पांसिबिलिटी। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ये क्या बोलते हैं कि देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। यानी यहाँ पे अथॉरिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। यानी इसका मतलब हुआ कि सिर्फ किसी को अथॉरिटी देना भी सही नहीं है और सिर्फ किसी को रिस्पांसिबिलिटी देना भी सही नहीं है। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो साथ में उसका मैचिंग रिस्पांसिबिलिटी भी दो, और अगर किसी को रिस्पांसिबिलिटी दे रहे हो तो साथ में उसको अथॉरिटी भी देना है। क्या बोल रहा है? एक्सेस ऑफ अथॉरिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, कि अगर आप किसी को सिर्फ अथॉरिटी दे देते हो, रिस्पांसिबिलिटी नहीं देते हो, तो वो उसका गलत यूज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। And responsibility without authority will not allow worker to complete task on time। और अगर आप किसी वर्कर को सिर्फ रिस्पांसिबिलिटी देते हो तो वो अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्सन को ये टारगेट देते हो, टास्क देते हो कि आपको 10 डेज में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करके देना है, आप उसको रिस्पांसिबिलिटी तो दे दिए, अब उसको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल उसको कहां से मिलेगा? परचेज डिपार्टमेंट से। तो अगर उसके साथ परचेज डिपार्टमेंट कोऑपरेट किया तब तो वो अपना टास्क टाइम पे पूरा कर लेगा।
लेकिन अगर कहीं परचेज डिपार्टमेंट अच्छे से कोऑपरेट नहीं किया तो उस केस में वो अपना टास्क टाइम पे पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रॉ मटेरियल नहीं है, और रॉ मटेरियल परचेज करने का अथॉरिटी तो आपने उसे दिया ही नहीं। अगर साथ में आप ये भी अथॉरिटी दे देते कि आप अपने से रॉ मटेरियल परचेज करके भी ये प्रोडक्शन कर सकते हो, तो फिर अगर उसके साथ परचेज डिपार्टमेंट कोऑपरेट ना भी करे तो उस केस में मार्केट से वो रॉ मटेरियल परचेज करके अपने टास्क को पूरा कर लेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो साथ में मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो साथ में अथॉरिटी भी देना, तभी वो टास्क अपने टाइम पे पूरा कर पाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन आप सब लोग समझते हो, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि वो स्कूल हम लोग जाते थे तो स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है, एक अच्छा यूनिफॉर्म होना चाहिए, या फिर क्लास में वो साइलेंट बन के रहना है, हल्ला नहीं करना है, ये सारे डिसिप्लिन। तो हाँ, यहाँ भी वही डिसिप्लिन फॉलो होगा। क्या बोल रहा है? फ्यूल लिव्स दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी फ्यूल का ये मानना है कि डिसिप्लिन मैनेजमेंट के सारे लेवल पे रिक्वायर्ड है। सारे लेवल का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी एंड लोअर लेवल पे भी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिसिप्लिन केवल टॉप लेवल मेंटेन करे, मिडिल और लोअर ना मेंटेन करे, तो वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ मिडिल लेवल मेंटेन कर रहा है, टॉप और लोअर नहीं कर रहा है, तो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। यानी सारे ही लेवल के मैनेजर्स को, सारे ही लेवल के मैनेजमेंट को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये कैसे मेंटेन होगा? जनरली डिसिप्लिन मेंटेन करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। क्या बोल रहे हैं? देयर शुड बी अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए। अब प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके यहाँ रूल्स है कि आपको कभी भी बिना मतलब का, बिना काम का एब्सेंट नहीं करना है, तो ये प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है। एक ड्रेस कोड में ही आपको आना है, ये प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन सिर्फ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होने से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हैं, तो क्या हम लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। वैसे एग्जांपल है कि आज के डेट में इंडिया में ये रूल बना हुआ है कि बिना हेलमेट का आपको बाइक नहीं चलाना है, तो फिर उस केस में आप क्या उस रूल को फॉलो करते हैं? सारे लोग उस रूल को फॉलो करते हैं, विदाउट हेलमेट आप बाइक नहीं चलाते। आज डेट में मैक्सिमम लोग 90% लोग बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं। तो रूल तो है बट वो फॉलो कहाँ हो रहा है? सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट हो जाने से भी हमारा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। कैसे मेंटेन होगा? इफ रूल्स आर ब्रोकन, अगर रूल तोड़ा गया तो देयर मस्ट बी जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। तो वहां पे पेनल्टी का भी एक जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए कि अगर आप रूल तोड़ते हो तो आपको ये पेनल्टी देना पड़ेगा। जैसे अगर आज यहाँ पे एक जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी लगा दिया जाए कि बिना हेलमेट का आप बाइक चलाए तो 20,000 रुपीज का फाइन देना पड़ेगा, तो कल से भाग के सारे लोग हेलमेट खरीदेंगे और बिना हेलमेट का बाइक नहीं चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी भी होती है कि अगर आप रूल तोड़ते हो तो आपको ये पेनल्टी देना पड़ेगा, पनिशमेंट लगेगा, तब जाके रूल फॉलो होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन हमारे इंडिविजुअल लाइफ में। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है? ऑर्डर देना। कमांड का मतलब जस्ट लाइक ऑर्डर, यानी जस्ट ऑर्डर, है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक से ज्यादा बॉसेस हैं तो एम्प्लॉई को ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस देगा, सारे बॉसेस एक साथ ऑर्डर नहीं लेंगे। क्या बोल रहे हैं? एम्प्लॉई सिर्फ रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, यानी एम्प्लॉई सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा, सारे बॉसेस ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा। इफ देयर इज मल्टीपल बॉसेस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन। अगर एक से ज्यादा बॉसेस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पे एम्प्लॉई के साथ कंफ्यूजन का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा? एज द एम्प्लॉई विल नॉट बी एबल टू वर्क as he can't decided which order to follow first, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि किसके ऑर्डर को पहले फॉलो किया जाए। क्योंकि देखो एम्प्लॉय के लिए तो तीन अगर बॉस है तो वो तीनों बॉस हैं, वो तीनों ही के बात को फॉलो नहीं करेगा तो एक बॉस के बात को मानेगा, दूसरे बॉस के बात को नहीं मानेगा, दूसरा बॉस नाराज रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसको सारे बॉसेस के बात को मानना है। लेकिन अगर सारे बॉस उसको एक साथ ऑर्डर दे देंगे तो किसके ऑर्डर को वो पहले फॉलो करे, इसमें ये काफी कंफ्यूज हो जाएगा और समय पे अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है, मतलब कमांड में यूनिटी होना चाहिए, ऑर्डर में यूनिटी होना चाहिए कि अगर एक से ज्यादा बॉसेस हैं तो ऑर्डर कोई एक ही बॉस देगा
ताकि एम्प्लॉई उस ऑर्डर को अच्छे से फॉलो कर सके। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है? सिमिलरिटी। इक्विटी का मतलब सिमिलरिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है कि हेनरी फ्योल का कहना है कि सबको एक साथ लेकर के चलो, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है ना। क्या बोल रहा है? इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय। यानी इक्विटी का मतलब होता है कि सारे एम्प्लॉय के साथ जस्ट काइंड और फेयर ट्रीटमेंट किया जाए। इक्विटी डज नॉट मींस इक्वल सैलरी। देखो सबसे पहले ही कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि इक्विटी का मतलब ये कभी भी नहीं होता है इक्वल सैलरी। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग समझ जाते हैं कि कोई बहुत सारे लोग तेज होते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पहले उनका माइंड जाता है कि इक्विटी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सबका इक्वल सैलरी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बताओ कि इक्वल सैलरी आप सबको कैसे प्रोवाइड करोगे? कोई मैनेजर है एमबीए का डिग्री लेके आया हुआ है, कोई वर्कर है जो 10th पास किया हुआ है, तो दोनों को इक्वल सैलरी आप कैसे दे सकते हो? तो ये प्रिंसिपल पहले ही क्लियर कर दिया कि इक्विटी का मतलब इक्वल सैलरी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर इक्विटी का मतलब होता क्या है? इक्विटी मींस नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस, कास्ट, नेशनलिटी एंड लैंग्वेज। यानी इक्विटी का मतलब होता है कि रिलीजियस धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर किसी भी एम्प्लॉय के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अपर कास्ट से हैं, कुछ लोअर कास्ट से हैं, तो उनके बीच भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इंडियन हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और कुछ लैंग्वेज के, कुछ लोग इंग्लिश अच्छा जानते हैं, कुछ लोग हिंदी जानते हैं, तो उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी सबको एक साथ लेकर चलना है। इन धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर किसी भी एम्प्लॉय के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर्स है, मैनेजर्स को अपने सारे एम्प्लॉय को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि भाई तुम नए नए सजेशंस, नए नए आइडियाज लेकर के आओ। अगर तुम्हारा आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगता है तो उस आइडियाज का, उस सजेशंस का मस्ट वेलकम है। क्या बोल रहा है? एम्प्लॉय शुड गिव फेयर अपॉर्चुनिटीज to come up with new ideas, suggestions and take initiative। यानी एम्प्लॉय को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि तुम्हारे पास जो भी नए नए आइडियाज है, सजेशंस है, तुम उसके साथ लेकर जाओ और इनिशिएटिव लेकर के जाओ। उसके बाद बोल रहा है मैनेजमेंट मस्ट वेलकम द सजेशंस ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय का सजेशंस अच्छा है तो मैनेजमेंट को उसके सजेशंस का वेलकम करना चाहिए, उसको टाइम टू टाइम उसके सजेशंस के लिए रिवार्ड देना चाहिए। अब ये मैनेजर तो अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, लेकिन ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। इनिशिएटिव डज नॉट मींस डिसओबीडियंस। लेकिन इनिशिएटिव का मतलब डिसओबीडियंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो डिसओबीडियंस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको नए नए सजेशंस, नए नए आइडियाज और इनिशिएटिव में तो बोल दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा उस डिसीजन को आपको मान लेना होगा। हर एक एम्प्लॉय को मान लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको नए सजेशंस, आइडियाज के लिए बोल दिया गया, इनिशिएटिव के लिए बोल दिया गया और जो मैनेजमेंट डिसीजन लिया आप उसी डिसीजन को काटने लगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये डिसओबीडियंस हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये क्लियर कर देता है कि इनिशिएटिव का मतलब डिसओबीडियंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी मैनेजमेंट जो डिसीजन ले लेगा वो डिसीजन सारे एम्प्लॉय को मान लेना होगा, उसमें कोई काटना नहीं होगा। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। और लास्ट प्रिंसिपल जो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल का मतलब क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका जॉब जो है, उनका वर्क जो है तो स्टेबल होना चाहिए, एक टेन्योर तक फिक्स होना चाहिए। क्या बोल रहा है? नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। यानी एक एम्प्लॉई का बार बार टर्मिनेशन और बार बार ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉई का बार बार टर्मिनेशन और बार बार ट्रांसफर होगा तो उससे एम्प्लॉई और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को लॉस होंगे। क्योंकि आप एक एम्प्लॉई को लेकर के सेलेक्ट करके लाते हो, फिर आप उसमें 2-3 महीने का ट्रेनिंग देते हो, खर्चा करते हो, और जब उससे काम लेने का बारी आया तो आप उसको टर्मिनेट कर दिए, जॉब से निकाल दिए या फिर ट्रांसफर कर दिए दूसरे डिपार्टमेंट में, तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस हो गया, आप उससे काम नहीं ले पाए और उस एम्प्लॉय को अपना एफिशिएंसी लेवल बढ़ाने का मौका ही नहीं मिला, तो दोनों ही को लॉस होगा। तो नो टर्मिनेट ट्रांसफर, नो टर्मिनेशन एंड नो ट्रांसफर, ये बार बार टर्मिनेशन और ट्रांसफर नहीं होना चाहिए।
मैनेजमेंट शुड प्रोवाइडेड ए फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय। मैनेजमेंट को हर एक एम्प्लॉय को एक जॉब सिक्योरिटी का फीलिंग प्रोवाइड करना होगा कि नहीं, अगर आप सेलेक्ट हो गए हो तो अब आप 5 साल के लिए इस जॉब में फिक्स हो गए हो, 5 साल तक आपको नहीं हटाया जा सकता है। तो अगर उसको जॉब सिक्योरिटी का फीलिंग आ गया तो फिर वो काम अच्छे से करेगा, उसका एफिशिएंसी लेवल ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगा। तो ये थे गाइस 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स हमें कवर करना है नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो कल ही आपको मिल जाएगा। आप कल ही पढ़ पाओगे, कल ही रिवाइज कर पाओगे और कल ही उसका नोट्स भी बना लोगे। तो यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर है ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं। और आई होप कि कल वाला वीडियो जो हम लोग हेनरी फ्योल के पहले एफडब्ल्यू टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़े थे वो भी क्लियर होगा। अब अगर इस टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करो, वहां पे आप मैसेज करो, आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगा। या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इमीडिएटली रिप्लाई करता हूं, तो वहां से आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो इसको पढ़ो, आप इसका नोट्स बनाओ, और कल मिलते हैं हम लोग फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। थैंक यू।